आखिरकार इजराइल को अपनी जनता के आगे झुकना पड़ा। जी हां, नेतन्याहू सामने आए और उन्होंने जो कानून बनाया था, जिस कानून के चलते हुए वो अब कानून के भी बाप बन गए थे, उस कानून को वापस तो नहीं लिया, लेकिन तत्कालीन प्रभाव से यानी तुरंत लागू करने से इनकार कर दिया और इस बिल को कुछ वक्त के लिए टाल दिया। कहा यह जा रहा है कि ये इजराइल के इतिहास का सबसे खतरनाक मौका था, जो पिछले 3 महीने से हिंसक प्रदर्शन इजराइल में खुद यहूदी कर रहे थे। ऐसे हिंसक प्रदर्शन जिसमें फिलिस्तीनियों तक का झंडा इजरायली लहराने लगे थे। यहूदी लोग इजराइल के खिलाफ, अपनी सरकार खासकर नेतन्याहू के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन की आवाज उठाने लगे थे। आखिरकार जो नेतन्याहू ने कहा वो यही कहा कि देश खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। गृह युद्ध को रोकने के लिए, जो हमारे यहां देश के अंदर ही गृह युद्ध चल रहा है, इसको रोकने के लिए मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, बातचीत करके मामलात हल करने के लिए तैयार हूं। तब तक के लिए, ये जब तक अगला संसद सत्र चालू नहीं होता, इस बिल को पॉज किया जा रहा है, लेकिन इस बिल को मैं लेकर आऊंगा जरूर। अब यह बात बिल्कुल क्लियर है, जो पहली है कि नेतन्याहू झुक गए हैं। दूसरी बात क्लियर यह है, अपने बयान में नेतन्याहू अपनी मिलिट्री, आईडीएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस से काफ़ी नाराज़ नजर आए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें अकेला छोड़ा, उन्होंने नौकरी अपनी किनारे करी, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कदम पीछे किए। ये काफ़ी गलत कदम है। बहरहाल नेतन्याहू के झुकने का स्वागत इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक ने किया है, कहा है कि यह अच्छा कदम है। लेकिन आपको बता दूं कि आखिर नेतन्याहू को झुकना क्यों पड़ा। कल रात तक ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था कि पूरा इजराइल लरज रहा था। लाखों की तादाद में, अजी करोड़ों की तादाद में कहा जा रहा है, पूरे देश के यहूदी सड़क पर उतर आए थे और हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, इजराइल की गलियों गलियों में आग लगाई जा रही थी, बड़ी तबाही की आशंका थी। हाल ऐसा हो गया था कि यहूदी नेतन्याहू को साफ साफ आतंकवादी कह के पुकार रहे थे। हालात ऐसे बन गए थे कि इजराइल की गलियों और चौराहों और सड़कों और हाईवे पर सिर्फ आग नजर आ रही थी और इजराइल की सरकार के खिलाफ स्लोगन सुनाई दे रहे थे। चंद तस्वीरें देखिए और समझ जाइए इस वजह से नेतन्याहू को झुकना पड़ा। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं पहले ही बता चुका था कि अमेरिका भी इस मुद्दे पर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ था। बाइडेन से जब पूछा गया तो बाइडेन ने कहा यह अच्छा कदम उठाया कि नेतन्याहू की सरकार ने इस कदम को पीछे घसीटा। फिलहाल अमेरिका भी यानी नेतन्याहू को इनवाइट नहीं करेंगे। देख रहे कितना बड़ा झटका लगा है। साथ ही बाइडेन ने साफ कहा कि नेतन्याहू इस रास्ते पर, इजराइल इस रास्ते पर नहीं चल सकता था जो रास्ता नेतन्याहू ने बनाया। ये काफी खतरनाक था, हिंसक था और अनएक्सेप्टेबल था। अब इसी बात पर जब अमेरिका ने गीला जूता पकड़कर एड़ी की तरफ से नेतन्याहू के मुंह पर रगड़ दिया तो नेतन्याहू भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। नेतन्याहू ने पलटवार किया बाइडेन पर।
और साफ साफ कहा कि हम वो देश नहीं हैं जो दबाव में चलते हैं, हम अपना फैसला खुद लेते हैं, किसी के इशारे पर नहीं चलते। और अमेरिका को ताना मारते हुए कहा कि चाहे हमारा कोई कितना भी करीबी हो, हम किसी के कहने पर नहीं चलते, अपना फैसला हम खुद लेते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था। इंडोनेशिया के लोग पहले ही सड़कों पर उतरकर इजराइल को उस फीफा वर्ल्ड कप से निकालने की बात करने लगे। उधर फीफा वर्ल्ड कप ने इजराइल का साथ देते हुए फीफा वर्ल्ड कप जो इंडोनेशिया में होना था उसको स्थगित कर दिया, कह दिया हम इंडोनेशिया में करेंगे ही नहीं। लीजिए, खेल देखिए इजराइल कितना बड़ा है। इसके बाद क्या हुआ, उल्टा इजराइल की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इंडोनेशिया को ही कहा कि अब कहीं भी आप फीफा वर्ल्ड कप कीजिए, उसमें इंडोनेशिया की टीम नहीं होगी। उधर यूएई ने इजराइल को और अपने करीब कर लिया है, पूरी तरह से कस कर बैठ गया है इजराइल की गोद में। अब दोनों के बीच नई डील हुई है। इजराइल का कोई यहूदी व्यक्ति अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस यूएई के अंदर लेके जा सकता है, उसकी वहां मान्यता है। ऐसे ही यूएई का कोई अरबी व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाकर यहूदियों के देश में गाड़ी चला सकता है और वहां की पुलिस परेशान नहीं करेगी, मान्यता देगी। उधर मूसाद और ग्रीस की इंटेलिजेंस ने ग्रीस में 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया, जिन पर इल्जाम यह है कि ईरान के कहने पर ये वहां ग्रीस में यहूदियों पर अटैक करने वाले थे। उधर इजराइल अपनी कमबख्ती से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर से इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों में 2000 यहूदियों के मकान को बनाने का ऐलान किया है। नेतन्याहू की सरकार ने अपने लोगों का गुस्सा फिलिस्तीनियों पर और निकालने के लिए अपनी पुलिस को और पावर देने का फैसला किया है। नेतन्याहू की सरकार इजरायली पुलिस को और छूट देने वाली है कि अगर आपको शक होता है कि सामने वाले के पास कोई इलीगल वेपन है तो आप उसको गोली मार सकते हैं, कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, खुली छूट है। पहले ही इजराइल की पुलिस इल्जाम लगाकर किसी के पास चम्मच भी होता है तो चाकू बताकर गोली मार देती है। आगे आने वाला वक्त फिलिस्तीनियों के लिए कितना बुरा होगा आप समझ सकते हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन भी इजराइल के खिलाफ हल्का हल्का सा बोलना शुरू कर चुका है। अब आपकी फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि आप खुद ये जेरूशलम पोस्ट की यानी यहूदियों के अखबार में छपी हुई यूरोपीय यूनियन की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़ सकें। यूरोपीय यूनियन ने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सिर्फ 2022-22 के अंदर ही 953 फिलिस्तीनी मकानों और बिल्डिंगों को तोड़ चुका है ये इजराइल, जिसकी वजह से 1000 लोगों को अपने मकानों को छोड़ना पड़ा है और 28,446 लोगों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, इफेक्ट हुआ है। और टोटल 28,446 में से कम आधे लगभग बच्चे हैं। यह यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है दोस्तों, रजाग्राफी की नहीं है। फिलिस्तीन में बहुत कुछ होता है, लेकिन बड़े दर्द और अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया के मुसलमान, आम मुसलमानों की बात कर रहा हूं, आप और अपनी बात कर रहा हूं, हम कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको लेना देना ही नहीं है उससे। इसीलिए अज़ाब हम पर भी नाजिल होता है। हम अपने भाई के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर हम पर भी यही होगा। लेकिन बहुत जल्द, मैं ऐलान नेशनल प्राइम टाइम में कर चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह रजाग्राफी की ऑफिशियल वेबसाइट जहां आप खबरें पढ़ सकेंगे और फिलिस्तीन की खासकर खबरें आपको अलग टैब में मिलेंगी। जो आपके लिए बेहद जरूरी है वो खबरें हमारी वेबसाइट पर इंशाअल्लाह मिलेंगी। बहुत तेजी से हमारी टीम काम कर रही है, बहुत दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हम लोग उस मुकाम पर पहुंच सके। जल्द मैं आपके सामने वो अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी हमारी वेबसाइट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की बात कभी नहीं करता मैं। आपको लगता है कि आप राइटिंग अच्छी करते हैं, लिख अच्छा लेते हैं, आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश अच्छी आती है या तीनों में से कोई एक लैंग्वेज अच्छी से आती है, गूगल ट्रांसलेटर भी इस्तेमाल करके आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो razagrafi@gmail.com पर आप हमें अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। फिलिस्तीन के साल्फित के इलाके में देखिए, इजराइल ने फिर से फिलिस्तीनियों का घर तोड़ा है। हर दिन या तो किसी एक फिलिस्तीनी को मारता है
या फिर वो किसी न किसी फिलिस्तीनी को उजाड़ देता है। इसी तरह से इजराइल की मिलिट्री ने नेबुलस में रेड करी थी। रेड के दौरान ये नौजवान शख्स फिलिस्तीनी घायल हो गया था, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, हार गया और इंतकाल कर गया। उधर होवारा के फिलिस्तीन के होवारा के गांव में एक बार फिर से यहूदियों ने फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया। और दूसरे गांव हैफा में फिलिस्तीनियों के झंडे को यहूदी कुत्तों ने जला दिया। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने महमूद अब्बास से बात करी है फोन पर और तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम आपका साथ देते रहेंगे। लेकिन यहां रजब तैयब एर्दोगान के इस दोगले रवैये से मैं सहमत नहीं हूं। कम से कम रजा गराफी ऑफिशियली सहमत नहीं है, यह हमारी खुद की पर्सनल राय है। किसी को बुरा लगता है तो माफ कीजिएगा। यह कौन सा साथ देना हो गया भाई तुम्हारा कि तुम इजराइल के साथ डील कर रहे हो, इजराइल के अंदर अपनी एम्बेसी खोल रहे हो, अपने मुल्क में यहूदी एम्बेसी खोल रहे हो और कह रहे हो कि अरे नहीं नहीं हम आपके साथ हैं। जहां बाइकआउट करना चाहिए तुम गले लगा रहे हो और कह रहे हो कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। उधर दोस्तों जिनेवा में स्विट्जरलैंड और इजराइल का मैच चल रहा था। मैच के दौरान फिलिस्तीनी समर्थकों ने 100 से ज्यादा फिलिस्तीन का झंडा लहराया, जो कि पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो गई। उधर ईरान की गवर्नमेंट ने, ईरान की संसद ने सख्त कानून बना दिया है और यह कानून पारित हो गया है। कानून यह है कि अब जो महिला हिजाब नहीं पहनेगी 49 लाख का उस पर जुर्माना लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों उधर अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि इस पूरे साल में पिछले 12 महीने में ईरान ने 79 मरतबा हम पर हमला किया है। सीरिया में, इराक में, हमारे अलग अलग बेसिस पे उस पर हमला किया है, लेकिन हमने पलटवार सिर्फ 4 बार किया है। देखिए How many attacks has Iran or its proxies launched against American positions in Iran and Syria since Joe Biden took office? It's been about 83 attacks, I think, since in the last several years. That's a lot of attacks over 2 years. How many times have we retaliated against Iran or its proxies? We've launched 4 major strikes, Senator, but an attack can consist of a number of things. It can consist of, a rocket that's fired in the direction of one of our bases, but not effective. Mr. Secretary, I'm well aware of what an attack could entail. So 79-4 is Iran's record right now.
And our 4 attacks have not been against Iran, right? They've been against Iran's proxies. उधर कनाडा ने भी ईरान के नक्शे कदम पर चलते हुए ईरान के प्रदर्शन को देखते हुए और ईरान के ड्रोन की वजह से, ड्रोन प्रोजेक्ट की वजह से ईरान पर कई तरह की पाबंदियां और लगा दी हैं। वहीं दोस्तों, इजिप्ट और ईरान के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं हैं। दोनों की अम्बेसी एक दूसरे के देश में नहीं है और दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं। लेकिन सऊदी अरब से दोस्ती के बाद ईरान के लिए सभी के तेवर बदल रहे हैं और बात अब ये आ रही है कि इजिप्ट की सरकार ईरानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल करने वाली है। उधर दोस्तों, अज़रबैजान ने बॉर्डर पर अपने टैंक का इस्तेमाल करते हुए ड्रिल करी है। अब एक आपको बड़ी खबर बता दूं, अज़रबैजान के एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अक्सर ईरान के खिलाफ बयान दिया करते थे। अज़रबैजान में ही उन्हीं के घर के बाहर किसी अनजान शख्स ने उनके पैरों पर गोली मार दी है। अभी इस वक्त अस्पताल में हैं। Bəli, əziz TV Müsavat izləyiciləri, xəbər verdiyimiz kimi bugün axşam saatlarında deputat Fazıl Mustafayevin qarşısında sui-qəsdə məruz qalıb. Ona qarşı avtomat silahdan ateş açıblar və xoşbəxtlikdən hazırda sağdır, amma yaralanıb və təcili xəstəxanaya çatdırılıb. hazırda biz onun डेनमार्क के अंदर जिस प्रकार से फिर से कुरान को जलाकर कुरान की बेहुरमती की गई, देर से, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने इसकी निंदा की है। खबर यह है कि चाइना के शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फ़ोन पर बात करी है और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने उनका धन्यवाद अदा किया है कि आपने हमारी दोस्ती ईरान से करवा दी है। साथ में कहा यह भी जा रहा है कि शी जिनपिंग ने ईरान से भी फ़ोन पर बात करी है। मैं कहता हूं मिडिल ईस्ट की कोई रिपोर्ट हमारी पूरी देखे बिना उठाई मत कीजिए टीवी के सामने से या मोबाइल को हटाया मत करिए। देखिए बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, एक बार फिर से इसी रमज़ान में ही दूसरी बार बात कर ली है ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन पर, और फैसला किया है कि इसी रमज़ान में ही, यानी इस रमज़ान के ख़त्म होने से पहले, तमाम होने से पहले दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर मुलाकात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर यूट्यूब पे आके क्या ही किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।